हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेगबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का 20 फरवरी को क्लास 10th का साइंस का एग्जाम है, उसका हम लोग वायरल क्वेश्चन को देखेंगे। और आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आप लोग विश्वास के साथ सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएगा। और साथ ही इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर उसको आप लोग देख लिए होंगे दोनों ऑब्जेक्टिव वीडियो, तो आप लोग 30 में से 30 ला सकते हैं। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। साथ ही आप लोगों का जो रेल टेस्ट का, वीकली टेस्ट आदि का ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। और जैसा हिंदी, इंग्लिश और क्लास 12 का जितना सारा क्वेश्चन मिला था, मेरा ही वीडियो से देखने को मिला था, तो उसको आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और क्वेश्चन तब पता चलेगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन मिला था। हम लोग बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन दे के भी भिड़ा के भी दिखाते हैं। उसी तरह साइंस हिंदी में आप लोगों को जो बोले थे वही क्वेश्चन आया, देखिए जाके वीडियो पहले वाला, उसमें बताए थे कि झारखंड से निबंध पूछेगा और उसी से पूछा गया बच्चों। और जो बोले थे कि बाल गोविंद भगत आदि, बड़े की मुस्कान और छोटे की मुस्कान में क्या अंतर है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे और वही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये जो है सो अनुभव का है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो। और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों का खंड बी में जो है सो आप लोगों का कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। आप लोगों का यहाँ पे 8 प्रश्न रहेगा, लेकिन 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है। और इसी तरह खंड सी में है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें क्या है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो ये देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्वच्छ आकाश का रंग जो है सो नीला क्यों होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसमें दिन के समय आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, उसके बाद क्या है, धूल कण, जल कण आदि सूर्य से आने वाली नीले रंग के प्रकाश किरण को सर्वाधिक प्रकीर्णन करता है और यही नीला रंग प्रकीर्णित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। यही कारण है कि स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। ये जो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या है, यही सब क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा। और जैसा हिंदी में देखने को मिला था उसी तरह से आप लोगों का यही क्वेश्चन में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या है, विद्युत लैंपों के तंतुओं को बनाने में एकमात्र टंगस्टन धातु का ही उपयोग किया जाता है, क्यों? तो ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए आंसर हो जाएगा, चूंकि टंगस्टन का गलनांक प्रतिरोधक दोनों काफी अधिक होता है, इसलिए विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण मेंटा मेंटगस्टन का उपयोग यहाँ टंगस्टन होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अधिक प्रतिरोध के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है, जिसके कारण तंतु चमकने लगते हैं और प्रकाशित हो जाता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश दे सके। आगे देखिए हम लोग क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए पहले उससे क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में ऑक्सीजन के ह्रास या योग के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें उपचयन और अपचयन का। तो उपचयन और अपचयन क्या है उसके बारे में आप लोगों को पूछा गया है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा उसको उपचयन बोलेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा उसको उपचयन बोलेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, उसको हम लोग अपचयन बोलेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे क्या है, उपचयन या ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा या फिर वृद्धि होगा, उसे हम लोग उपचयन बोलेंगे। जैसे C+O2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। और उसी तरह उपचयन में देखिए क्या है, तो उपचयन में बच्चों वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब कमी होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग क्या है, ZnO+C, तो ZnCO हो जाएगा। और आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। देखिए क्या है, परबल अम्ल तथा परबल क्षार के बीच अभिक्रिया करने पर लवण एवं जल बनता है। अर्थात देखिए, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं 34 में आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों, अम्ल एवं क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो ये आप लोगों को बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब अम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया करवाया जाता है तो उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो उसी को यहाँ लिखना है। देखिए क्या है, परबल अम्ल, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, परबल अम्ल तथा परबल क्षार के बीच अभिक्रिया कराने पर लवण एवं जल बनता है। क्या उत्पाद बनता है, लवण एवं जल बनता है। अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है, इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लवण और जल का निर्माण करता है, दोनों जो है सो उदासीन कर देता है, और इसी के कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन उदाहरण हम लोग लेते हैं, HCl+ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, NaCl
मतलब यहाँ पे देखिए आप लोगों का जल निर्माण हो रहा है, इधर जो है सो लवण निर्माण हो रहा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। और आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के बीच ये रहता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देख सकते हैं आप लोग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन हम लोग जब लेते हैं तो क्या होता है देखना, ऊष्मा भी निकलता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का भी उत्पादन होगा उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। देखिए इसमें क्या है, भोजन ग्रहण करने के बाद पाचन के दौरान भोजन के कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाते हैं तथा हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो हमें जीवित रहने एवं कार्य करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। जब हम लोग श्वसन लेते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और जब इसको 6CO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो 6CO2 प्लस 6H2O हो जाएगा, और इधर प्लस क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 में प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, उदाहरण दे। प्रतिवर्ती क्रिया जो है सो क्या है, उसको उदाहरण देना है। तो 36 में देखिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों को 6 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, लेकिन हम यहाँ एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिए, संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों को संवेदी तंत्रों द्वारा मेरुरज्जक तक लेकर जाना एवं तुरंत ही उसका प्रत्युत चालक तंत्रिकाओं द्वारा पेशीय ऊतकों या अंगों में लाकर उसको उत्तेजित करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, जो अचानक होता है। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे ही कोई मच्छर हमारे पैरों को काटता है वैसे ही हम तुरंत पैरों को हटा लेते हैं या हिलाते हैं या उसे मार देते हैं। तो यही जो है सो क्या हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए प्यारे दोस्तों क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में वही जीन के बारे में पूछा गया। जीन क्या है, आनुवंशिकता में इसकी क्या भूमिका है। ये जो जीन है उस क्या है और उसका जो है सो आनुवंशिकता में उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। आंसर आप लोग देखिए, जीन आनुवंशिकता की मूल भौतिक एवं कार्यात्मक इकाई है जो गुणसूत्र पर उपस्थित डीएनए से बने होते हैं। जो किससे बना होता है, डीएनए से बने होते हैं। आनुवंशिकता लक्षणों या माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में यही जीन स्थानांतरित करके ले जाने का काम करती है एवं आनुवंशिकता लक्षणों को संतानों में बनाए रखती है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, देखिएगा मान लीजिए आपका पापा का हाइट थोड़ा अधिक है तो संभावना रहेगा आपका पापा या आपका मम्मी का हाइट अगर लंबा है तो आपका भी हाइट लंबा होगा। यही सब जो है सो उस पर निर्भर करता है। जैसे देखिए क्या है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया, किसी घास के मैदान की आहार श्रृंखला को प्रवाह चार्ट द्वारा, आहार श्रृंखला जो होता है, प्रथम उत्पादक क्या होता है, प्रथम उपभोग कौन होता है, उसके बारे में पूछा गया। तो इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, तो जिस तरह से आप लोगों को हिंदी में बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, किसी घास के मैदान की आहार श्रृंखला निम्न प्रकार होता है। जैसे घास है, कीट पतंग है, मेढक है, सांप है, बाज है। क्या होता है, घास को कौन खाता है, कीट पतंग, और कीट पतंग को कौन खाता है, मेढक खाता है, और मेढक को कौन खाता है, सांप, और सांप को कौन खाता है, बाज। तो ये जो है सो एक प्रकार से आहार श्रृंखला है। इसमें देखिए उत्पादक, घास जो है सो उत्पादक है, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता मतलब घास को जो है सो अपना भोजन के रूप में कौन ले रहा है, कीट पतंग। और उसके बाद कीट पतंग को जो है सो कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता बोलेंगे। और तृतीय उपभोक्ता में देखिए क्या आ जाएगा, मतलब सांप भी जो है सो क्या कर रहा है, सांप को कौन खा जा रहा है, बाज खा जा रहा है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों ग्रुप नंबर सी का जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो ग्रुप बी आप लोगों का कंप्लीट होता है। ग्रुप बी से आप लोगों का जो है सो 6 क्वेश्चन का जवाब देना है और 2 नंबर का रहेगा 12, और काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बच्चों, आप लोग कॉपी को खाली छोड़ के नहीं आइएगा। आंसर आप लोग जानते तो अच्छा बात है, नहीं जानते तो उसी से मिला जुला के कुछ लिखिए, लेकिन भर के आइए, क्योंकि अगर वैसा आप लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर आप लोगों को मिलेगा ही। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सी में थी ऑप्शन, ग्रुप सी में देखिए। तो ग्रुप सी में है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ लाल क्यों प्रतीत होता है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल प्रतीत होता है, सो क्यों होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं ग्रुप सी वाला में। देखिए क्या है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। सूर्य क्या होता है, क्षितिज पर होता है। इस समय सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरता है। बात भी सही है, जिससे हम कम तरंग धैर्य वाले प्रकाश किरण जैसे नीला, बैगनी आदि का वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों के कारण प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन मतलब फैल जाता है। एवं अधिक तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण लाल ही हमारे नेत्र तक पहुंचा है। लाल जो है सो क्या करता है, इसका कम तरंग दैर्घ्य ये जो सो नहीं फैलता है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो सो रक्ताभ दिखाई जाता है।
दिखाई देता है। तो चलिए, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसके 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रकाशित इतना रखा गया है, तो प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा सो? तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए इसमें क्या है, तो हम लोग जानते हैं जब अवतल ऐप का मान हमेशा जो है सो किस में रहेगा, ऐप का मान हमेशा देखिए यहाँ पे जब अवतल दर्पण रहता है तो हम लोग माइनस में लेते हैं, तो यहाँ अवतल दर्पण बोला गया इसलिए माइनस में लिया गया है। तो इसमें भी का जो फॉर्मूला होता है, दर्पण का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। दर्पण बराबर क्या होता है, 1/v बराबर 1/u, सॉरी 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ये दर्पण का सूत्र होता है। इससे जब आप लोग फिट करके बैठाइएगा बच्चों तो आ जाएगा, और इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा, इसका आंसर जो है सो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला जब हम सेट करवाएंगे उसमें भी आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी आएगा, तो आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, उसी में आप लोगों को ये पूरा डिटेल से बता देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और आगे आज का क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच है बच्चों, इसमें देखिए क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या है, कोई वस्तु किसी अवतल लेंस से प्रकाशित, अवतल लेंस से, ध्यान से दीजिएगा, प्रकाशित लेंस एफ और अनंत 2f के बीच रखी हुई, इससे बनने वाली प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। ये जो है सो आप लोगों का दोनों में से एक को कोई दे सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो आप लोगों का प्रतिबिंब आरेख खींचने बोला है, प्रतिबिंब जो है सो कैसा बनेगा, तो फोकस प्रकाशित के बीच बनेगा। प्रतिबिंब फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच बनेगा, दोनों के, यहाँ देखिए जो प्रकाशित और फोकस के दोनों के केंद्र के बीच में बनेगा, और वो काल्पनिक और सीधा होगा, चूंकि क्योंकि ये अवतल दर्पण या अवतल लेंस के बारे में बताया गया। और आप लोगों का जो चित्र बनेगा बच्चों इस तरह से करके बनेगा। और इसमें देखिए, तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या है। तो आगे क्वेश्चन 42 में देखिए यहाँ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आप लोगों को जो है सो संतुलित करने वाला दिया है, और ये संतुलित जो है सो करने वाला आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों का एक गो क्वेश्चन जरूर आएगा संतुलित करने का। एक गो कहने का मतलब इस तरह से 3 गो क्वेश्चन देगा, या फिर दो, अगर ग्रुप बी में पूछा तो 2 क्वेश्चन देगा, और आप लोगों का 2 नंबर रहेगा। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से इसको संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का ऐसे करके, तो इसमें कहाँ पे 2 बैठाना है, कहाँ पे 3 बैठाना है। जिससे क्या होता है, जो बड़ा वाला है उसको हम लोग पहले संतुलित करते हैं, जो बाद वाला है उसको हम लोग बाद में संतुलित करते हैं। सबसे पहले सभी को आप लोग अलग अलग लिख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ एफ ही है तो एफ ही लिख लीजिएगा, और यहाँ इधर भी एफ ही लिख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा 2 एफ ही है तो इधर 3 एफ ही है। तो इस तरह से करके आप लोग इसको बराबर कर लीजिएगा, तब जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे भी आप लोग देखने के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो इसका सोल्यूशन अच्छा से फिर से अगर लेके आएंगे, केवल उसमें क्या रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया ही रहेगा। तो उसको देख लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग इसके माध्यम से सारा क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, और उसी के बेसिस पर आप लोग तैयारी कीजिए। देखिएगा आप लोगों का नंबर बहुत कम दिन में ही है, 90% प्लस अधिक आ जाएगा। अगर आप लोग 90% आसानी से आ जाएगा, अगर सभी क्वेश्चन को आप लोग कन्फर्म करके, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रटने का प्रयास नहीं कीजिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। समझा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन रहता है। तो देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 में प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनता है, इसके 2 उपयोग बन लेते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किस प्रकार से बनता है और इसका 2 उपयोग पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें देखिए क्या है, जिप्सम को 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन मतलब क्या, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर जल अणुओं को त्याग करने पर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। ये जो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है इसी को बोलते हैं हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे इसे ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफेद चूर्ण होता है, यह जो है सो कैसा होता है, एक सफेद चूर्ण होता है। तो देखिए इसको हम लोग संतुलित करके कैसे लिख सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा, उदाहरण जरूर लिखिएगा, चूंकि ये आप लोगों का केमिस्ट्री तो इसमें लिखना ही पड़ेगा। जैसे CSO4 इंटू H2O, और इसको जब हम लोग 273 या 373 केल्विन पर जिसको जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए क्या किसका निर्माण हो जाएगा। तो CSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, तो ये जो है सो जिप्सम का निर्माण होगा, और साथ ही ये जो जल है उसका निर्माण होगा। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सो इसका 2 उपयोग पूछा है। तो टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर रखने के लिए, मान लीजिए किसी का पैर हाथ टूट गया है तो उसको जो ठीक करने का काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और खिलौना बनाने के लिए, जो खिलौना मिट्टी वगैरह का आप लोगों को दिखता होगा लेकिन मिट्टी का होता नहीं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसके माध्यम से आसानी से सांचा तैयार किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। और क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए बच्चों क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में रक्त क्या है, रक्त के 2 कार्य लिखे हैं। रक्त जो है सो ब्लड क्या है, और ब्लड के जो कितने दो टाइप पूछा गया है उसको हम लोगों को इसमें लिखना है। तो देखिए इसमें क्या है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है जो बहुकोशिक जीवों में पाया जाता है। रक्त कई प्रकार के घटकों जैसे प्लाज्मा, RBC और WBC पटिकाणु आदि आदि का जो है सो बना होता है। ये जो रक्त है जो किसका बना होता है, RBC रेड ब्लड सेल, WBC और पटिकाणु, इस सब का बना होता है।
इसका देखिए रक्त के दो कार्य क्या होता है। रक्त O2 एवं CO2 गैसों का परिवहन करता है। रक्त जो है सो क्या करता है, O2 एवं CO2 गैसों का जो परिवहन करने का काम करता है शरीर में, कौन करता है, रक्त के माध्यम से होता है। पोषक पदार्थों का परिवहन, जो पोषक पदार्थ है उसका भी परिवहन रक्त के माध्यम से नहीं होता है। हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा भी यही करता है, कौन, ये जो आप लोगों का रक्त है सो। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग कितना है। तो ये जो हम लोग देख लिए क्वेश्चन, अब आगे हम लोग देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन आप लोगों के बीच रहा था, ओजोन क्या है, या पारितंत्र को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। तो ओजोन परत के बारे में पूछा गया है, तो ओजोन परत के बारे में आप लोगों को इसमें लिखना है। तो ओजोन परत के बारे में देखिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इसके बाद इसको जो है सो किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। यह एक विषैला गैस है, यह जहरीला गैस है, विषैला, जिसे हम लोग O2 लिखते हैं ना। तो O2 का मतलब हो गया, क्या हो गया, O2, सॉरी CO2 नहीं, इसको हम लोग O2 लिखते हैं। तो O2 का मतलब ऑक्सीजन हो गया, मतलब ऑक्सीजन के दोनों, और इसका जब हम लोग O3 ले लेंगे, तो O3 जब ले लेते हैं हम लोग, तो यही होता है ओजोन। तो देखिए इसमें क्या है, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह एक विषैला गैस है, जैसे इस तरह होता है। उसके बाद पारितंत्र पर प्रभाव, इसका जो है सो पारितंत्र पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है, सो देखिए ओजोन से आने वाली पराबैंगनी विकिरण, जो अल्ट्रावायलेट किरण आता है, उसे अवशोषित कर पृथ्वी तक आने से रोकती है। अतः ओजोन पृथ्वी को कंबल की तरह ढकी हुई है। तो पृथ्वी के सुरक्षा परितंत्र के, इसको हम लोग पारितंत्र का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। अगर ओजोन परत छिद्र हो गया तो हम लोगों को त्वचा संबंधित कई तरह का बीमारी हो सकता है, जैसे कैंसर बीमारी हो जाएगा, नहीं दिखेगा, कम दिखेगा, इस तरह से नेत्र भी खराब हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, परावैंगनिक किरण सजीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसके पृथ्वी तक पहुंचने से मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारी हो सकता है, ये जो आप लोगों को बताएं। आगे देखिए क्या है, यह पौधों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर उत्पादन कम कर देता है। ये जो है सो पौधों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर जो है सो क्या करता है, उत्पादन कम कर देता है। और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में। तो क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए पहले उसको क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 में आग्नाशय को अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों कहते हैं, क्यों। तो देखिए जो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप लोग, हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं इसको। सो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। तो 46 देखिए, 46 में क्या है, तो 46 आप लोगों के बीच आता है, आग्नाशय को बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह बाह्यस्रावी के रूप में एंजाइम ट्रिप्सिन स्रावित करते हैं, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाता है। ये जो ट्रिप्सिन का काम क्या आता है, सो भोजन का पचाना करता है, प्रोटीन का पचाना है। जबकि अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होती है, जो रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा को कम करता है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग खंड डी देखते हैं। तो खंड डी में आप लोगों का जो है सो यहाँ पे आप लोगों को कुल मिला के 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, और चारों क्वेश्चन जो आप लोगों का रहेगा सो 5-5 नंबर का रहेगा, जिसमें आप लोगों का एक मैपिंग रहेगा, जिसमें आप लोगों को क्या रह सकता है, मानव का पाचन तंत्र वाला चित्र रह सकता है, या आप लोगों को छापने भी बोल सकता है, या फिर आप लोग ये जो देख रहे हैं यह रह सकता है, या विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर वगैरह रह सकता है। लेकिन विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर नहीं रहता है, पहले रहता था। या फिर आप लोगों का मानव हृदय का काट चित्र रह सकता है। तो मानव हृदय का काट चित्र या मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। और एक बार मैप को अगर आप लोग को छापने आता होगा तब तो ठीक है, और नहीं तो उसका जो नेमिंग है, कहाँ पे कौन सा नाम होता है, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोगों को अगर इस तरह से केवल दिया नाम लिखने के लिए, तो आप लोग जब नाम देख के जाइएगा बच्चों, तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से आप लोग नाम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो वही हम लोग देखते हैं। इसमें है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसे प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का वर्णन करें। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 47। तो 47 में देखिए पहले उसको क्या है, तो 47 ये आप लोगों के बीच ये 47 क्वेश्चन रहा। और 47 में देखिए थोड़ा सा इसका लंबा आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों को 5 नंबर वैसे ही नहीं मिल जाएगा, पूरा डिटेल से इसके बारे में लिखना है। देखिए क्या है, किसी चालक को लगातार परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक तार के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आप लोग जो है सो इस तरह से लिख सकते हैं, जिसके इसका प्रयोग जो है सो इसका प्रयोग है। तो ये आप लोगों को जो है सो पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद तांबे के तार की 2 अलग अलग कुंडलियां लिया, जिनमें बड़ी संख्या में मोड़ माना 50 और 100 मोड़ है। अब इन्हें एक गियर चालक बेलनाकार रोल के ऊपर डाला जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो ये आप लोगों का जो प्रयोग अनुप्रयोग है उसके बारे में है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अच्छे से देख लीजिए। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 49 करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें, ये 48 का ये में है। उसके बाद ये जो है, प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो पार्श्व क्रम में, और सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम जान लेते हैं।
तो आप लोग याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो चलिए हम लोग 48 का जो आंसर है उसको देखते प्यारे दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है। तो इसमें है किसी पॉलिश की गई हुई चिकनी सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए आप लोग देखिएगा गाड़ी का जो दर्पण रहेगा या दीवार वगैरह जहाँ पे चिकना रहेगा, जब हम लोग लाइट मारते हैं तो क्या होगा, टकरा के वापस आता है। तो प्रकाश के टकरा के वापस आने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन। परावर्तन मतलब टकरा के वापस आना। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है। ये जो छाया है या प्रतिबिंब जो बनता है आप लोग देखिएगा, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही बनता है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। देखिए इसमें क्या है, किसी परावर्तन सतह से प्रकाश का परावर्तन निश्चित नियम के अनुसार होता है, जो परावर्तन के नियम कहलाते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक देखिए क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही दिशा में होता है। जिसे आप लोग देखिएगा ऐसे करके जब रहता है, मान लीजिए ये आपतन बिंदु, आपतन कौन हुआ, आपतित किरण हुआ, और ये जो है सो परावर्तित किरण, ये जो है सो परावर्तित किरण हुआ। मान लीजिए यहाँ से आया तो इसको आपतित किरण बोलेंगे, और ये जो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस तरह से जो आप लोगों का अभिलंब रहता है, ये तीनों क्या होता है, एक ही सतह पर रहता है। तो ये परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये हो गया कि ये आपतित किरण आया और ये परावर्तित किरण, ये आया और ये गया, और यहाँ पे आप लोग अभिलंब देख सकते हैं। तो ये जो आप लोगों का ये जो कोण बन रहा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, सदैव एक दूसरे के बराबर होता है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिया भी रहेगा यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो जितना आप लोगों का आपतन कोण होगा उतना ही आप लोगों का परावर्तन कोण होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर बी में जो आप लोगों का है, इसमें जो आप लोगों को पूछा गया था, क्या पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया था समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में इसको जोड़ना बोला था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सो हम लोग देख सकते हैं, 1/rp बराबर rp, मतलब पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो इसको बट्टा करके लेते हैं। जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं RS बराबर क्या लिखते हैं, R1 + R2 R3, ये जो हो गया सो ये श्रेणी क्रम हो गया। लेकिन पार्श्व क्रम में हम लोग को जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से तो हम लोगों का फाइनली आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से आप लोगों का सॉल्व होता है। ये पार्श्व क्रम का है और श्रेणी क्रम तो आप लोग को बता दिए। और आगे देखिए बच्चों इसमें क्या है, आप लोगों का जो आगे क्वेश्चन है सो इसमें देखिए क्या है, आगे जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है सो इसमें है, पारा के एक अयस्क का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड से में बदला जाता है। पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण पर प्रयुक्त समीकरण लिखें। ये जो है सो उसको हम लोग किस तरह से अलग कर सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं, उसका जो है सो समीकरण लिखने बोला है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए पारा का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो HGS होता है, पारा के एस का नाम जो होता है सो सीने बार होता है, और सीने बार का जो अयस्क होता है वो सीने बार का जो सूत्र होता है HGS होता है। पारा को केवल हम लोग HG बोलते हैं, लेकिन यहाँ सीने बार है तो इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें है सिनेबार है, इसको भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। ये जो भर्जन विधि है इसी के द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। आगे देखिए क्या है, तो आगे हम लोग इस तरह से आप लोगों को ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं, और ये काफ़ी इजी भी है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, ताकि आप लोगों का किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। और आपको बता दें प्यारे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक दिन पहले हम जब लेके आएंगे, जब आप लोगों का एग्जाम होगा, मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड होगा उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का एक ही वीडियो से आप लोगों को 40% क्वेश्चन देने का दावा करते हैं, ये आप लोगों कन्फर्म कर लीजिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और सभी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया उसको भी, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया उसको भी, सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सो 30 में से 30 आने की संभावना रहेगा, भले एक आगो मिस्टेक होगा, लेकिन 28-29 आप लोगों का जरूर आ जाएगा। तो चलिए सब, और हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या, निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक संरचना लिखना है। जैसे इथेनॉल दिया है, इथेनोइक अम्ल दिया है, एसिटिलीन दिया है, ब्यूटेनॉल दिया है, रेक्सोनॉल दिया है। तो ये जो है सो आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। कब 5 नंबर मिलेगा, जब आप लोग सभी को अच्छे से इसका संरचना लिखेंगे तब। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, सो किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 50 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या है, इथेनॉल का जो है सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे HCC है, H इस तरह करके इसका जो बॉन्ड बनाने का काम करता है सो है। बाकी इसको हम लोग देखिए इथेनोइक अम्ल को हम लोग इस तरह से इसको सजा सकते हैं। तो ये अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसलिए टफ हो सकता है क्योंकि आप लोगों का एक बार में माइंड में बैठेगा नहीं। अगर हम इसको विश्लेषण करके अगर बताएंगे तो ये जो वीडियो है सो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आप लोगों को थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाइएगा। तो अब मेरा प्रयास रहता है कि कम समय में कितना आप लोगों को कितना कंटेंट दे पाएंगे।
तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, उसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तो दिया रहेगा। आप लोगों को वहाँ पे 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आप लोगों को लिखना क्या है, 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया रहेगा और आप लोगों को 5 क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है। तो आप लोग ये चूज कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, उसी क्वेश्चन को लिखना है। देखिए क्या है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को जो है सो पोषण कहाँ से मिलता है या किस प्रकार मिलता है। तो ये बताए थे आप लोगों को प्लेसेंटा से मिलता है। तो देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 इसका जो है सो 52 में हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, ये जो है सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 50 में मानव हृदय का काट चित्र भी वो छापने बोला होगा, यही आप लोग को बता रहे थे। ये जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को छापने बोला तब तो ठीक है, और नसीब खराब रहा तो ही छापने बोल सकता है, और नहीं तो नसीब अगर आप लोगों का अच्छा है तो ये इसमें केवल नेमिंग करने दे देगा कि कहाँ किसका नाम क्या है सो। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ये जो आप लोगों का है यही है मानव हृदय का काट चित्र। या आप लोगों का जो है सो साइंस का चैप्टर में दिया है, या फिर आप लोग गूगल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मानव हृदय का काट चित्र किस तरह होता है से, और उसका नेमिंग आदि कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग को बता दें प्यारे बच्चों, पाचन तंत्र जो है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और आगे देखिए इसमें क्या है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में जो था, शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन, वही माँ को जो है सो भ्रूण में जो है सो बच्चों को भोजन कैसे मिलता है। सो शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है, जो गर्भाशय की भित्ति में चिपक जाता है। भ्रूण में एक विशिष्ट ऊतक होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, के द्वारा भ्रूण अपने माता पिता के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। यही जो प्लेसेंटा जो प्लेसेंटा के माध्यम से ही, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरा या अप्सरा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यही जो है सो शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। प्लेसेंटा एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में घुसा होता है, गर्भाशय की भित्ति में घुसा होता है। माता की गर्भाशय की भित्ति बिलाई का बना होता है, ये जो किसका बना होता है, बिलाई का बना होता है, जो गर्भाशय के क्षेत्रफल को बढ़ाता है, जिससे भ्रूण को अधिक ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद आप लोगों का ये देखिए, वहाँ पे जो आप लोगों का यहाँ पे नेमिंग करने दिया था, मतलब आप लोगों को नाम लिखना था कि किसका कौन सा नाम है सो। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें क्या है, ये जो आप लोगों का है यहाँ पे नाम लिखना है बोला है। देखिए यहाँ पे ए के जगह क्या होगा, बी के जगह क्या होगा, सी के जगह क्या होगा। तो हम लोग इसको आसानी से देख लेते हैं। तो चलिए 52 वाला हम लोग देखते हैं, और आज का आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए इसमें जो पहला नाम है यहाँ पे जो आप लोगों का ये वाला था, उसमें हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा, जो अंडवाहिनी होता है। और बाकी दूसरा जो है दूसरा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गर्भाशय होता है बच्चों। और नेक्स्ट आप लोगों का जो तीसरा है, इसको हम लोग बोलते हैं योनि बोलते हैं, या फिर गिरवा योनि वगैरह हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा योनि हो जाएगा। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा। और जब आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो आप लोग सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आप लोग आंसर की मिला सकते हैं। और साथ ही आपको बताते हैं, अगर आगे का आप लोगों का फायदा होगा इस चैनल के माध्यम से, काफ़ी फायदा होगा, जिससे रेल टेस्ट का, वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण तैयारी क्लास 8 से लेकर 12 तक का करवाया जाता है। समय समय पर जानकारी भी दिया जाता है, कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, क्या है उसके बारे में, कैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल कॉपी बनाना पड़ता है, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर लाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लाएंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।